अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो बिना देरी के हम शुरू करेंगे हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो समय से मिले। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, तो फिर शुरू कीजिए हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। मेरे लाडलो, इस पूरे के पूरे पेपर में आपको इसी तरह से एक पूरा पेपर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसमें बहुत सी चीजें आपको निर्देश दिए हुए रहेंगे कि भैया आपका जो पेपर है वो फलाने फलाने सेगमेंट्स के अंदर इतने खंड में बटा हुआ है और यहां से यहां तक ऐसा करना है, वहां से वहां तक ऐसा करना है। स्टार्टिंग में जब आपको पेपर मिल रहा है मेरे लाडलो, तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट है, जो 15 मिनट का जो समय है, उसमें आपको करना क्या है, आपको एक बार क्या करना है, पेपर को बहुत अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब पेपर को अच्छे से देख लेना है मतलब सवालों को तो देखना ही है हमें अच्छे से, इसके अलावा देख लेना कि कहीं पर पेपर जो है वो कटा फटा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर का कोई पेज जो है वो मिसिंग हो। आपका जो पेपर है वो एक से ज्यादा पेजेस में आएगा मेरे लाडले। एक से ज्यादा पेजेस में जब वो पेपर आएगा तो कहीं पेपर के अंदर कहीं कटा फटा ना हो, कहीं पर कोई चीज मिसिंग ना हो, कहीं कोई पेज मिसिंग ना हो, ये पहले ही क्या कर लेना, चेक कर लेना। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उसके पीछे का रीजन ये मेरे लाडलो कि मान लो कि आपका ये जो हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा, ये क्या हुआ, कटा हुआ अगर रहा, इतना वाला जो हिस्सा वो कटा हुआ रहा, आपने नहीं बताया, जो आपके एग्जाम रूम के अंदर जो सर हैं, जो भी टीचर है, आपने उनको नहीं बताया, और मान लो फिर मतलब बोर्ड की तरफ से अलग अलग लोग आते हैं मेरे बच्चा आपके सेंटर पर, जो कि चेक करते हैं, अलग अलग चीजों का निरीक्षण करते हैं, और उन्होंने देखा कि आपका पेपर कटा हुआ है, तो फिर आपसे वो 10 सवाल पूछेंगे और आप उन्हें मना भी नहीं कर पाओगे। आप ये बोलोगे कि ये पहले से कटा है, ये वो, फिर भी वो बेटा 10-20 सवाल तो आपसे पूछ ही लेंगे, और ऐसी सिचुएशन में आपका जो टाइम है वो खराब होगा। इसलिए नहीं, हमें पहले ही क्या कर लेना है, पेपर को अच्छे से देख लेना है। पेपर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके प्रिंट में कोई प्रॉब्लम है, उसमें कहीं कटा फटा है, तो पहले ही वहां पर वो जो टीचर होगा उसको पहले हमको इन्फॉर्म कर देना। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा काम रहेगा कि भाई पेपर को एक बार क्या करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लोगे। अब आपको पता ही है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते ही हो कि आपकी पूरी क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर मेरे लाड लो, स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन है वो आते हैं क्या, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है ना, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही आपको 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस मेरे लाडलो देखने को मिलेंगे। अब मेरे सजेशंस जो है उनको जरा ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, मेरी हर एक बात को, मेरे हर एक सजेशन को एकदम ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। ऐसा फील कीजिएगा कि आप अभी कहां पर बैठे हुए हो, अभी बैठे हुए हो एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे लाडलो अब हमारे पास में समय बहुत कम बचा हुआ है। आप 15 तारीख के बाद की अगर हम बात करें तो आप अपना जो पहला पेपर है हिंदी का है, उसी के, हिंदी का है कि इंग्लिश का है, तो उसी की तैयारियों में क्या लग हो जाओगे मेरे लाडलो, आप लग जाओगे। ठीक है ना, इसलिए ये जो हमारे पास में टाइम जोन चल रहा है अभी, आज कितनी तारीख हो गई मेरे लाडले, आज कितनी तारीख हो गई मेरे लाडले, हाँ आज 4 तारीख हो गई। तो स्टार्टिंग के अब ये जो 10 दिन हमारे पास में बचे हैं ना, इसी 10 दिन में हम मिल रहे हैं बायोलॉजी की रिगार्डिंग। उसके बाद में तो आप फर्स्ट एग्जाम का जो फर्स्ट जो पेपर है उसकी तैयारी करने लगोगे। ठीक है ना, हिंदी की तैयारी करने लगोगे मेरे लाडले। इसलिए इन 10 दिनों के अंदर हम उन सारी की सारी बातों को, चीजों को अच्छे से समझ लें जो हमें हमारे बायोलॉजी के पेपर के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, हम पूरा बायोलॉजी का अच्छे से रिवीजन कर लें, पूरे हर एक चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ लें। आप अगर ये सोच रहे हो, आपके अंदर ये अगर चल रहा हो कि जो बायोलॉजी के पेपर में गैप उसमें पूरा पढ़ेंगे, नहीं बेटा, गैप के अंदर सिर्फ रिवीजन होता है, उसमें पढ़ाई नहीं होती मेरे लाडले, उसमें सिर्फ रिवीजन होता है। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हो कि यही 10 दिन के अंदर अंदर आपका बायोलॉजी अच्छे से मैं पढ़ा दूं, आपके क्वेश्चंस अच्छे से करा दूं, कैसे लिख करके आना है ये मैं आपको बता दूं। इसी के लिए मेरे लाडले 10 दिन आपको बायोलॉजी के सेशंस भरपूर आते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे आज एक सेशन है, कल शाम को एक सेशन होगा जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो ज्यादा पुराने हैं, मतलब 5 साल से भी ज्यादा जो पुराने हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और परसों की बात करें तो उस दिन हम एक 12 घंटे का एक सेशन रखेंगे जिसमें पूरी क्लास 12 बायोलॉजी को पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? कल का सेशन कितने बजे रहेगा? तो कल का सेशन शाम को रहेगा मेरे लाडले। ठीक है ना, और परसों की अगर हम बात करें तो सुबह 10 बजे से आपका बायोलॉजी का 12 घंटे का जो मैराथन है वो रहेगा। अब मेरे लाडले, मैं तो आपके लिए आकर के हमेशा खड़ा रहा ही हूं, ठीक है, और हमेशा आकर के तुम लोगों के लिए खड़ा रहूंगा ही, बट आपको भी अपने लिए एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा मेरे लाडले। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो कल और परसों ये दोनों सेशन बहुत आईएमपी आप लोगों के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप सभी क्या, बायोलॉजी के अंदर स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे लाडले, ये जो चीजें हैं मैं ऑलरेडी, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे संभव बेस से जुड़े हुए होंगे, मैं ये चीजें उन बालकों को संभव बेस में भी बता चुका हूं,
और जो चीज वहां पर बताइए मेरे लाडले, वो चीज से रीड कर लेना, सॉल्व कर लेना, पूरा पेपर पढ़ लेना। ये स्टार्टिंग के 10 मिनट में आपका पूरा तामझाम हो जाना चाहिए। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ये पूरा तामझाम हो जाना चाहिए। ओके मेरे लाडले, गुड मॉर्निंग मेरे लाडले, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर एमसीक्यू वाला पूरा तामझाम होना चाहिए, पूरा पेपर हमारे पास में हमें अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। ये स्टार्टिंग के 10 मिनट की कहानी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे लिख करके आना है ये जरा मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आप क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद में धीरे धीरे आपको हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो मैं बताता हुआ चलूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि भैया जो टर्नर सिंड्रोम है, इसके लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत हमारे पास में सही होता है, ये हमसे पूछा है। जरा बताइएगा मेरे लाडले इसके बारे में, जरा बताइएगा मेरे लाडले इसके बारे में, ठीक है ना। चारों एमसीक्यू को हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्हें हमें लिखना है। चारों, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे मेरे लाडले, क्या प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी राइटिंग में, सिर्फ दो पेन यूज करना है, ब्लैक पेन यूज करना है और दूसरा हमें करना है कौन सा वाला, ब्लू पेन यूज करना है। ब्लैक पेन का इस्तेमाल कहां पर होगा और ब्लू पेन का कहां इस्तेमाल होगा, आपको इस पूरी आंसर की से पता चलेगी। सेम एज इट इज पेज आपके आंसर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, सेम एज इट इज कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाली है। यहां पर ये वाली जो लाइन है आपको ऑलरेडी खींची हुई मिलेगी। अगर कोई सा ऐसा पेज है आपके पास में जिसमें कि ये वाली लाइन खींची हुई नहीं है, तो आप बहुत ही ईमानदारी से इस लाइन को खींचेंगे। जब आप ये मार्जिन लाइन को खींच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आधे पेज में खींच डालें ना, ज्यादा से ज्यादा मेरे लाइन स्केल की अगर हम बात करें तो 3 जो सेंटीमीटर होगा उतना इतना लेकर के आना, इतना सा लेकर के आना, ज्यादा मार्जिन लाइन इसमें लेकर के नहीं आना। ओके मेरे लाडले, दूसरी बात, बहुत ज्यादा तुम लोग मुझसे सवाल पूछते हो कि सर एक बात बताओ दोनों साइड मार्जिन लाइन। नहीं मेरे लाडले, आपके एग्जाम की कॉपी जो है वो बदल चुकी है, ठीक है ना, आपके एग्जाम की जो कॉपी है वो बदल चुकी है और आपको दोनों साइड पे मार्जिन लाइन नहीं लेना है, ठीक है ना। अरे थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं, थोड़ी सी मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं ताकि आपको और, अबे यार जो कॉपी वो चेंज हुई है मेरे लाडले, और इस चेंज एग्जाम की कॉपी के अंदर हमें दोनों साइड मार्जिन लाइन लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही साइड पे क्या करनी है, मार्जिन लाइन को लेकर के चलना। याद रहेगा मेरे मुन्ना, जल्दी से बताओ। और एक साइड ऑलरेडी आपको मार्जिन लाइन मिल रही है, दैट्स व्हाई आपको इधर की साइड कोई मार्जिन लाइन नहीं, मतलब नहीं लेनी है। ये स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं, नहीं मतलब नहीं लेनी। ओके ओके मेरे बच्चा, ओके ठीक है ना। ओनली ब्लैक और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है। हेडिंग डाली हमने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ओके मार्क्स साहब, एमसीक्यू क्वेश्चन में सवाल नहीं लिखना, सीधा उत्तर क्रमांक का उत्तर का उसका फर्स्ट ऑप्शन सही था, वो हमने उसका आंसर लिख दिया। दूसरा उत्तर ख सेकंड ऑप्शन था ट्रिपोनिमा पैलिडियम लिख दिया। थर्ड उत्तर ग थर्ड आंसर था कैंसर लिख दिया। उत्तर घ थर्ड आंसर था फ्रेडरिक सेंगर हमने लिख दिया। यहां पर जब ये क्वेश्चन लिख रहे हो, ये जो आंसर लिख रहे हो, हर एक के बीच में एक लाइन आपको छोड़ देनी, एक लाइन का स्पेस आपको छोड़ देना। रीजन बिहाइंड इट, थोड़ा सा दूर दूर लगेगा, एकदम अच्छा लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ओके मेरे बच्चा, मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो एक आंसर लिखा उसके बीच में एक लाइन छोड़ दी, दूसरा आंसर लिखा उसकी लाइन छोड़ दी, तीसरा आंसर लिखा उसके बीच में लाइन छोड़ दी। सवाल उतारा है क्या मैंने? नहीं। यहां पे कोई जो स्टार्टिंग के 2-3 डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दी। मार्जिन लाइन एक साइड लेना है, ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज करना है। आप सबसे बड़ी मिस्टेक जो करने वाले हो, मैंने देखा है और मैंने भी बहुत सारी रील देखी है। आप क्या करते हो मेरे लाडलो कि इसको स्केच पेन से लिखते हो। ब्लैक को मेरे लाडले ऐसे पेन से लिखना है, ऐसा ब्लैक पेन यूज करना है। जब आप लिख रहे हो ना तो उसकी जो इंक है ना वो पीछे वाला, अबे उसकी जो इंक है ना वो पीछे के साइड पर चले जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? ऐसे पेन यूज करना है जिन्हें कि हम अगर यूज जिनसे हम लिख रहे हैं ना तो उनकी इंक जो है वो पीछे के साइड में ना चले जाए। मैंने बहुत से ऐसी कॉपीज देखी है जो मतलब ऐसे, भाई ऑब्वियसली बात है मैंने देखी है शॉर्ट रील्स में कि कौन सा वाला पेन, वो पेन क्या होता है, इंक पेन। कौन सा पेन होता है वो, इंक पेन होता है, कौन सा पेन होता है, स्केच पेन, सॉरी स्केच पेन होता है। तो उससे क्या किया जाए, इस ब्लैक को लिख रहा भाई पीछे के साइड में पूरा वो उचड़ जाता है यार, पीछे की साइड पूरी उसकी इंक आ जाती। गलत है, ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। ओके सर जी, डन 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 डन, इतनी बात हमारे पास में क्या है, डन 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 है सर जी। आइएगा नेक्स्ट कंडीशन, उत्तर क ख ग ये लिख डाला, इतना काम हमारे पास में हो गया। ओके दूसरी तरफ अब आते हैं हमारे दूसरे सवालों की तरफ। अब आप में आपके मन में बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है और बहुत बड़ी आप चीज एक सीख चुके हो कि भैया एक सवाल लिख दिया, इसके नीचे खाली जगह बच गई, इस खाली जगह पेज को यहां से दूसरा सवाल मत शुरू करना, ऐसा ना करना। मेरे लाडले उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है। देखो यहां पर आप जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अटेम्प्ट किया, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया है ताकि आपको पूरा पेज दिखाई दे। मैंने इस पूरे पेज को छोटा किया ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। देखो यहां पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नीचे पूरा पेज खाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे पेज पे छलांग मार दोगे, दूसरे पेज पे चले जाओगे और वहां पे जाकर के देखोगे कि मतलब दूसरे पेज से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करोगे। नहीं बालक, ऐसे नहीं करते मेरे लाडले। यहां पर आधे से ज्यादा पेज पूरा खाली है, प्रश्न क्रमांक 2 आपका पूरा यहां पर आ जाएगा, तो फिर आपको दूसरे पेज पे नहीं जाना। ये मेरा सजेशन है मेरे लाडले, ठीक है ना, ये मेरा सजेशन है, आपको नहीं जाना है। कब आप दूसरे पेज पे जाओगे वो मैं बताऊंगा, कब दूसरे पेज पे हमको इंटर मारना है वो मैं बताऊंगा। जैसे यहां पर मेरे लाडले ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने जब अटेम्प्ट किया तो नीचे की मेरे पास में लगभग 4 लाइन बची, 5 लाइन बची। तो अब नीचे 4-5 लाइन बची है तो इसको मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आधे से ज्यादा पेज को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। नीचे की बस 4 से 5 लाइन मेरे पास में क्या हुई है, बची हुई है। तो हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में मैं नया क्वेश्चन नए पेज से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। इस कंडीशन में मैं नया क्वेश्चन नए पेज से क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि मेरे बच्चा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे उतारा और पूरे पेज को खाली छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 2 को यहां से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। नया पेज हम तब यूज करते हैं जब पेज हमारे पास में लास्ट की 4-5 लाइन बची हो और हमारा नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो, देन हम नए पेज पे मूव कर सकते हैं। हमारे पास में आधे से ज्यादा पेज खाली पड़ा हुआ है और हम अगर दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम एग्जाम की कॉपी को भरने का एक बेकार सा काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है सर जी, डन 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 है, डन 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 है। आओ आओ सुनाओ तुम्हें अंडे का फंडा। चलो आगे की तरफ हम चलते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? इनिशियल स्टेज की मेरी बात समझ में आ गई? बेटा एग्जाम टाइम अब हमारे पास में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। इस 10 दिन में हम जितने भी मेहनत कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए, वो करना है हमें, क्योंकि 15 के बाद में आप मेरे लाडलो हिंदी को भैया चिंदी करने लगोगे यार। चलो आइएगा, सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2 से हमारे पास में अति लघुत्तरीय प्रश्न आया हुआ है। ओके मेरे बच्चा, डायग्राम कैसे बनाएंगे मैं हूं बेटा, मैं बताऊंगा। तो मेरे लाडले, जो प्रश्न क्रमांक हमारे पास में जो सेकंड है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और इन 1 मार्क के क्वेश्चन में जनरली आप क्या करते हो, 1 वर्ड में क्या कर देते हो, आंसर दे देते हो। 1 वर्ड में आंसर दे देते हो। मेरा अगर सजेशन थोड़ा सा एक्सेप्ट करो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हो सकता है कि वो 1 वर्ड में आप उसका आंसर देने की कैपेबिलिटी आपके अंदर हो, बट आप ऐसा ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लाडो, ठीक है ना। पूरी लाइन अगर लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने पूरी लाइन लिखी है, निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। आप डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते थे, आप लिख सकते थे ऐसा, अबे यहां पे लिखता हूं। अब मेरी बात समझ में आ गई है क्या? ओके सर जी, डन 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 डन, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर हमने कैसे लिखा, जरा मैं भी आपको ये भी बता देता हूं। द्विसंकर संकरण का F2 फिनोटाइप, F2 फिनोटाइप जो होता है मेंडल के अनुसार 9331 होता है। ये हमने इसका करेक्ट आंसर लिखा है। ओके मार्ट साहब, बहुत आराम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमने हेडिंग डाली, उत्तर का डायरेक्ट आंसर चेप दिया, उत्तर का डायरेक्ट आंसर चेप दिया। अगेन वन मोर सजेशन, यहां पर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन, ये आंसर के बीच में एक लाइन आपको छोड़ देनी है। इस आंसर के बीच में आपको एक लाइन क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, एकदम बहुत ज्यादा चिपका के मत लिखना बेटा, नहीं नहीं नहीं। ओके चलो ठीक है सर जी, ना बहुत ज्यादा चिपका करके ना बहुत ज्यादा दूर करके। ओके, भक्ष काणु, यस। टिप्पणी कितने पेज की लिखनी है प्लीज टेल मी। मेरे लाडले, अगर टिप्पणी 3 नंबर में आई है तो हम 5-6 लाइन में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हम कितना उसका आंसर लिखना है ये डिसाइड होता है मेरे लाडले उसके नंबर पर। अगर वो 3 नंबर में टिप्पणी आई है तो हम उसकी 5-6 लाइन में उसका आंसर खत्म कर देंगे। टिप्पणी अगर 6 नंबर में आई तो पूरा 1 पेज लिखेंगे फिर हम। तो डिपेंड्स ऑन गिवन मार्क्स, कितना नंबर है उस पर दिया हुआ है, उसके ऊपर हम उसका आंसर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ओके सर, जैव उर्वरक के लाभ क्या होते हैं? तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, पर्यावरण को फायदा पहुंचाते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, और रासायनिक उर्वरकों की तुलना में ये सस्ते होते हैं। ये हमारे पास इसका फायदा होता है। ओके सर, आओ 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 सुनाओ तुम्हें हम बातें आगे की। बी भ्रमक और ओपियोइड्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। वंध्यता क्या है? स्त्रियों में वंध्यता के कोई 4 कारण लिखिए। समष्टि और समुदाय में 2 अंतर बताइएगा, ठीक है। बहु प्रभावी जीन्स क्या होते हैं, उदाहरण सहित बताइएगा। ओके, ये हमारे पास में क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। इन सवालों का जो आंसर हम लिखेंगे, अगेन नीचे पेज में 4 लाइन छुटी हुई थी, बची हुई थी, तो मैंने नए पेज से क्या कर दिया, क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दिया। बी भ्रमक ओपियोइड्स औषधियां। बी भ्रमक ऐसी औषधियां होती है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, देखने और सुनने की शक्ति को प्रभावित करती है, जिससे कि उसे वास्तविकता से परे भ्रम होने लगता है। ओके, ओपियोइड्स ये वे मादक दर्द निवारक पदार्थ है जो अफीम के पौधे पेपेबर सोम्निफेरम से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कम करके शांति महसूस करते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, हेरोइन हो गया। सर नोट्स कहां मिलेंगे बेटा जी? आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन के ऊपर सुपर 30 बेच एक फ्री बेच है, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, और ये वाले जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। ओके, मार्जिन लाइन के इस साइड क्वेश्चन नंबर नहीं बेटा, आप जैसा कि देख पा रहे हो मेरे लाडलो, मेरे झिंगुरो, मैंने यहां पे मार्जिन लाइन के यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है मेरे लाडलो। मैंने मार्जिन लाइन के यहां पे कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, ना मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा, ना कुछ भी नहीं लिखा। जो भी कार्यक्रम करना है हमें इस मार्जिन लाइन के इस साइड करना है, यहां मार्जिन लाइन के साइड में हमको कोई कार्यक्रम नहीं करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रश्न क्रमांक लिखना था आपको, तो प्रश्न क्रमांक आपको इधर नहीं लिखना है मेरे बच्चा, बीच में लिखो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, बड़े बड़े शब्दों में। उत्तर का लिखना है तो ये यहां पर नहीं लिखना, इधर ही लिखना, इसी जगह पर पूरा कार्यक्रम चलने देना। इस वाली मार्जिन लाइन में आपको एक शब्द, एक अल्फाज नहीं लिखना है मेरे बच्चा, ठीक है ना। ओके, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आया तो इस मार्जिन लाइन में मार्जिन लाइन को बेटा रफ वर्क के लिए यूज करिए, ऐसा ना करते मेरे लाडले, ऐसा ना करते भैया, ऐसा ना करते। मार्जिन लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, इनफर्टिलिटी, वंध्यता क्या होती है? तो 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी सुरक्षा इन द सेंस बिना किसी गर्भनिरोधक के अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो फिर भी बच्चा ना हो रहा तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोल देते हैं, ठीक है ना। बायो का मैराथन मेरे लाडले परसों के दिन सुबह 10 बजे से मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, और उम्मीद है कि आप सभी का प्यार बना हुआ रहेगा, आप सभी उसके अंदर हाजिर होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी का सह परिवार निमंत्रण है मेरे बच्चा, परसों के दिन